हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स को समझने वाले हैं। अगर आपको सिंपल ऑटो एनकोडर्स पे समझना है तो एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, इस वीडियो को जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ये वीडियो में ऑटो एनकोडर्स को अच्छे से स्टार्ट से एंड तक समझाया गया है। ये वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स को वैसे तो समझने के लिए आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा, लेकिन वैसे कोशिश करेंगे ऑटो एनकोडर्स को भी थोड़ा इसमें कवर करें और फिर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर जो उसके आगे का कंटिन्यूएशन है उसको हम लोग समझें कि जो हम उसको ट्राई करने वाले हैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स को। ये डिजिट रिकॉग्नाइजर डेटा सेट है। आप इसको अगर नेम से नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसे पहचान लोगे। ये बहुत फेमस डेटा सेट है, इसमें सारे एमनीस के डिजिट दिए होते हैं। इनको हमें डिफरेंट डिफरेंट यूज केस में लेते हैं। कोई इसके प्रोडिक्शन के लिए यूज करता है, कोई गैन्स में जनरेशन के लिए, तो हम कंडीशनल वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स में यूज करने वाले हैं, जिसमें इन इमेजेस को हम जनरेट करने वाले हैं। ठीक, तो यही हमारा डिजिट रिकॉग्नाइजर का डेटा सेट रहने वाला है। ये नोटबुक है कैगल में, जिसमें हम कोड करने वाले हैं। सिर्फ हमने एक सेल को यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिख रखा है, जिसमें बेसिक इंपोर्ट्स हैं। बाकी सारा कोड आपके साथ यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट टू एंड ट्रेनिंग वगैरह सब आपके सामने ही होने वाली है। तो इससे पहले कि हम कोड लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले कुछ बेसिक बैकग्राउंड ले लेते हैं ऑटो एनकोडर का, कि क्यों वो सिंपल ऑटो एनकोडर्स जो हुए इस पर्टिकुलर जनरेशन केस में फेल हुए और फिर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स पिक्चर में आए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल नेट में मिला है, साथ में मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, तो इनको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, इसके पहले हम लोग चैनल पे ऑटो एनकोडर्स पे ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने ऑटो एनकोडर्स को अच्छे से समझा था। ठीक है, उसी का आर्किटेक्चर ये बना हुआ है। अभी ऑटो एनकोडर्स में होता क्या था कि मेन जो इसके वर्क्स थे जिसके लिए अभी भी ये यूज होता है, एक तो था इसको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए। दूसरा, उसमें हम लोग खाली रिकंस्ट्रक्शन के लिए इमेज को इसका यूज करते थे ऑटो एनकोडर, यानी कि जैसे कोई यहाँ पे एक कैट की इमेज है। ठीक है, ये कैट है आपकी। ठीक है, उसको हम लोग ऑटो एनकोडर के आर्किटेक्चर में भेजते थे इस तरह से, और यहाँ से जब आउटपुट आता था तो यही कैट वाली इमेज यहाँ पे हम जनरेट करने की कोशिश करते थे। ठीक, अब यहाँ पे एक बात कॉमन सॉरी ध्यान देने वाली है कि इस इमेज को हम यहाँ पे सॉरी रिकंस्ट्रक्ट करते थे। अभी मैंने यहाँ पे जनरेशन बोल दिया तो वो थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम ये कोशिश करते थे कि पहले तो इस इमेज को एक लेटेंट वेक्टर यहाँ क्रिएट करते थे जो कि रिड्यूस होता था साइज में, ताकि हम लोग कंप्रेस कर सकते थे, डायमेंशन रिड्यूस करते थे इन्फॉर्मेशन का। फिर इस वेक्टर को डिकोडर में अपने भेजते थे, जिससे कि यही इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते थे, जिसके लिए बैक प्रोपोगेशन का यूज होता था वेट्स अपडेट के लिए, ताकि ये इमेज रिकंस्ट्रक्ट हो सके। ठीक है, तो ये था ऑटो एनकोडर्स। अभी ऑटो एनकोडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो आर्किटेक्चर है देखिए ऑटो एनकोडर्स का, तो हमने तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, आपका इनपुट फीड करा दिया। उसके बाद ये होती थी बॉटल नेक, जिसे हम बेसिकली लेटेंट वेक्टर बोलते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जेड को ही जाना होता था इस डिकोडर में। ये डिकोडर का पार्ट है। ठीक है, इतना ये डिकोडर होता है और इधर का ये पार्ट पूरा इनकोडर होता है। ठीक है, ये बात। तो डिकोडर में जो हम जेड को देते थे, तो ये जेड क्या होता है, एक सैंपल स्पेस है मान लीजिए बहुत बड़ा। इस सैंपल स्पेस में एक सिंगल पॉइंट होता है, ये जेड जो वेक्टर होता है ये सिंपल एक पॉइंट होता है, यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये तो इतना बड़ा लेटेंट स्पेस इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आप यहाँ से कोई पॉइंट सैंपल भी करते हो, यानी यहाँ से कोई आपने जेड वैल्यू यहाँ पे ली हुई, आपने लर्न करी, तो दोबारा डिकोडर को अगर आपको कुछ जनरेट कराना है तो यही लेटेंट वेक्टर जो आपने जेड जनरेट किया था यही आपको इनपुट करना होगा, लेकिन आप दोबारा से ले ही नहीं पाओगे, मतलब ढूंढ ही नहीं पाओगे इतने बड़े लेटेंट वेक्टर में, सॉरी लेटेंट स्पेस में। तो अब जब ये जेड मिलेगा ही नहीं आपको, तो आप दोबारा से डिकोडर को दोगे क्या, तो इमेज तो जनरेट हो नहीं पाएगी। तो बेसिकली ऑटो एनकोडर से जनरेशन के लिए यूज ही नहीं होते हैं। उसके लिए पिक्चर में आए वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, वीएई। उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से हटाया बॉटल नेक लगाने का, उसकी जगह हमने ये आर्किटेक्चर देखा। अब ये आर्किटेक्चर होता है आपका वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स का, जो आज हमारा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक्स जाता है, लेकिन जो जेड होता है इसको हम लोग डायरेक्ट डिकोडर में देते ही नहीं, क्योंकि जो हमारा एनकोडर इसको जनरेट करता ही नहीं है। हमारा एनकोडर का काम क्या होता है, वो म्यू और सिग्मा जनरेट करता है। म्यू और सिग्मा यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या बना दिया, ये देखिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है मान लीजिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन को दो दो पैरामीटर, जैसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रिप्रेजेंट करने के दो पैरामीटर काफी, एक म्यू और एक सिग्मा। अगर ये दो वैल्यूज आपके पास हैं तो आप ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लोगे। तो हम करते क्या है, अब तक हम क्या करते थे, नॉर्मल जो कि सिंपल ऑटो एनकोडर होता था उसमें हम वेक्टर को लर्न करते थे, यानी एक सिंगल पॉइंट को वेक्टर स्पेस में लर्न करते थे। ठीक है, ये पॉइंट कहीं पे होगा वेक्टर स्पेस में। अब हम इसकी जगह क्या करते हैं, जो भी इमेज हमने दी, जैसे कि मान लीजिए हमने कैट की इमेज इनपुट की। ठीक है, अब कैट की इमेज से इस तरह का कोई वेक्टर ना बना के हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, उसको समझने के लिए जैसे ये कैट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है डेटा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें सिंपल दो चीजें करनी पड़ेगी, उसका म्यू लर्न कर लो और उसका सिग्मा लर्न कर लो। अगर आप उसको मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, यानी कि ये दो वैल्यू, तो सिंपल उन दोनों से आप जेड अपने आप बना लोगे। और ये इस जेड को हम फिर डिकोडर में इनपुट देते हैं, तब ये यहाँ पे कैट की इमेज जनरेट कर सकता है। क्योंकि अब जो वैल्यू ये जेड की रहने वाली है, ये कोई भी वैल्यू नहीं है लेटेंट स्पेस में। पहले क्या होता था कि सिंपल कोई, जैसे हमने जेड जनरेट किया, ये लेटेंट स्पेस में कहीं भी वैल्यू हो सकती थी। अब हमने क्या किया है, क्योंकि म्यू और सिग्मा उसके पर्टिकुलर कैट है, इसका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये जेड जनरेट होता है, वो इसी जिसको म्यू और सिग्मा जिस इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, उसी से हमने जेड को बनाया है। तो जब हमें दोबारा मॉडल को, क्योंकि देखिए जनरेशन के टाइम तो हमें एनकोडर चाहिए नहीं होता, ये वाला पार्ट तो हट जाता है। सिंपल हमें जेड देना होता है डिकोडर को, हमारी इमेज आ जाती है। तो जेड हम कहाँ से लेंगे, इस म्यू और सिग्मा को हमने लर्न कर लिया था। सिंपल इनमें से हम जेड को सैंपल करेंगे और इसको इनपुट में दे देंगे डिकोडर में, हमारी इमेज आ जाएगी। अब इसी चीज को अच्छे समझने के लिए ये देखिए एक ब्यूटीफुल आर्टिकल है नेट में जेरेपी जॉर्डन का। तो
इस आर्टिकल में देखिए पिक्टोरियल डायग्राम्स के साथ बिल्कुल अच्छे से वेरिएशन ऑटो एनकोडर्स को समझाया हुआ है। एक बार इसका बेसिक गो थ्रू करते हैं जल्दी जल्दी। वही पॉइंट जो अभी हमने समझे वही इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल डायग्राम्स के साथ। ठीक, तो देखिए इसमें वही बात लिखी हुई है कि अब तक एनकोडर्स में देखिए क्या होता है, ये लाइन लिखती देखिए एनकोडर्स में होता क्या था, सिंगल वैल्यू जो होती थी लेटेंट एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट होते थे, मतलब जो आउटपुट आता था एनकोडर्स में वो सिंगल पॉइंट होता था, सिंगल वैल्यू होती थी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसमें आते हैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स में। कहाँ गया इसका आर्किटेक्चर, ये हम म्यून्स और वेरिएंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से हमें समझना है। तो इसमें पहले शुरुआत से देखिए बिल्कुल समझाया हुआ है। देखिए होता क्या है, लेटेंट एट्रीब्यूट जैसे क्या होते हैं, जैसे एनकोडर में अब तक क्या करते थे, एक इमेज है, एनकोडर में हमने पास किया तो उसने लर्न कर लिया। यहाँ पे देखो कोई ह्यूमन है जो स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस इमेज की, एनकोडर सारी लर्न करता था कंप्रेस करके लेटेंट एट्रीब्यूट में। तो स्माइल को एक उसने वैल्यू दी हुई है, यहाँ सब काम वैल्यूज में हो रहा है, स्किन टोन में दी, जेंडर की एक वैल्यू दे दी। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे 6 डायमेंशन एक लेटेंट वेक्टर बन गया। ठीक है, यानी कि 6 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस में ये एक सिंगल पॉइंट है। अब जब डिकोडर से अगर ये इमेज जनरेट करानी है तो आपको यही वेक्टर, यही एट्रीब्यूट्स के साथ लेटेंट जो वेक्टर आपने जनरेट किया था ये देना पड़ेगा, वरना इमेज जनरेट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे एक बॉटलनेक प्रॉब्लम थी, ये सेम आप जनरेट कर ही नहीं सकते लेटेंट वेक्टर, क्योंकि एक तो सिंगल पॉइंट इतने बड़े वेक्टर स्पेस में इसको दोबारा से इसी तरह से वैल्यूज के साथ हमारा डिकोडर को इनपुट नहीं मिल पाएगा। तो हमने क्या किया, ये देखिए हमने सिंपल दिमाग लगाया कि इस तरह की डिस्क्रीट वैल्यूज देने से, यानी कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें एक सिंगल पॉइंट है, ये वाली देखिए ऊपर से लेकर नीचे स्माइल का यहाँ पे चार्ट है इंक्रीजिंग लेवल पे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्माइल नहीं, मोनालिसा की पेंटिंग में थोड़ी स्माइल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्माइल, स्माइल की वैल्यू देखिए बढ़ती चली गई। ठीक, तो हम इन पॉइंट्स को लर्न न करने के बजाय एनकोडर से कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करो। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट से लेकर राइट जाता रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेंगे सिंपली। अब डिस्ट्रीब्यूशन समझने का फायदा क्या होगा, अब इस इमेज से हमें ये इमेज जनरेट करनी है तो एनकोडर में हमने ये लर्न किया, लेटेंट एट्रीब्यूट्स में सबका डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर लिया, स्माइल का, स्किन टोन का। अब अगर हमें डिकोडर से इमेज जनरेट करानी है तो इन सब जो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लर्न किया इनसे सिंगल सिंगल पॉइंट निकाल लेंगे, तो इस तरह का एक वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं, पहले नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इनसे एक पॉइंट निकालेंगे, हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो पहला इंकोडर हो गया ये बेसिकली हो गया अब रिकॉग्निशन वाला मॉडल, इसका काम बस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना। और ये जो पार्ट हो गया ये अब जनरेटिव मॉडल हो गया, क्योंकि वेरिएशनल ऑटो एनकोडर जनरेट कर सकते हैं, वही सिंपल ऑटो एनकोडर इस चीज को फेल कर जाते थे। वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर येलो पॉइंट देखिए बने हुए हैं, तो वो वाला पार्ट से जब सैंपल किया तो ये वाला वेक्टर क्रिएट हो गया। और जब ये रेड वाला पॉइंट सबका लिया, अलग अलग पॉइंट है ना, तो रेड वाले से ये आ गया, लेकिन जब दोनों की इमेज बनाओगे तो आप फर्क ही नहीं बता पाओगे, मतलब क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से सारे पॉइंट आए हुए हैं। तो इस वजह से फायदा हो गया हमारा कि अगर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करें ना कि एक सिंगल लेटेंट पॉइंट, तो हम दोबारा इमेजेस को रीजनरेट कर सकते हैं। वही पॉइंट यहाँ समझना है हमें कि किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम जानते हैं हमें सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, म्यू और सिग्मा। अगर म्यू और सिग्मा हमें मालूम होगा तो हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करके उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे, तो अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेटिस्टिक समझाएगी लॉस वगैरह की, केएल डाइवर्जेंस वगैरह की, इसको आप देख लेना, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बस केएल डाइवर्जेंस के बारे में बताया गया, ठीक है, कि किस तरह से लॉस कैलकुलेट हुआ। अभी देखिए अब इम्प्लीमेंटेशन हमें करना क्या, हमारा अचीवमेंट ही हमारा ये है, इनपुट देने के बाद मल्टीपल एनकोडर लेयर्स होने के बाद हमें फाइनल में जेड वेक्टर चाहिए ही नहीं, हमें सिंपल म्यू और सिग्मा चाहिए, ताकि जो भी इमेज हम पास करें उसका म्यू और सिग्मा हम लर्न करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करें, और म्यू और सिग्मा से हम सैंपल करके जेड बना लेंगे, ताकि अगली बार अगर हमें डिकोडर को इनपुट को इमेज देनी होगी तो सिंपल हम किसी लेटेंट पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये म्यू और सिग्मा जो लर्न किया इन्हीं से हम पॉइंट्स को सैंपल करेंगे तो हमारा वेक्टर बन जाएगा, उस वेक्टर को हम डिकोडर में इनपुट कर देंगे तो हमारा वापस में एक इमेज जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारा गोल रहने वाला है, मीन और वेरियंस को इंक्लूड करना अपने सेटअप में। लेकिन देखिए जब मीन और वेरिएंस हम जब सैंपल करते हैं जेड को, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, किस तरह से इनपुट देना है हमें डिकोडर को। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आती है, छोटी सी प्रॉब्लम है, कि जब यहाँ से आप सैंपल करते हो मीन और सिग्मा से, तो ये जो सैंपल ऑपरेशन होता है, यानी रैंडमली चूज करने का म्यू और सिग्मा से कोई पॉइंट जिससे कि जेड क्रिएट हो, तो वो रैंडमली चूज करने का जो ऑप्शन है सैंपल, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि सैम्पलिंग नॉर्मल जो उपकर है उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इसको हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ से जब बैक प्रोपगेशन होगा, वेट जो इनकोडर के अपडेट होंगे उसके लिए तो फ्लो तो यहीं से होगा म्यू और सिग्मा से। तो हमें कोई ऐसी ट्रिक लगानी होगी जिससे कि म्यू और सिग्मा में बैकवर्ड प्रोपगेशन भी हो, साथ में हम सैंपल भी कर पाए जेड को। उसी ट्रिक को देखिए यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ कि म्यू और सिग्मा से अगर आप सैंपल करोगे तो फिर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, बैकवर्ड प्रोपगेशन के टाइम प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक सोल्यूशन आया रिपैरामीटराइजेशन का। इसमें क्या होता है, म्यू और सिग्मा को एज इट इज रहने देते हो, इनसे सैंपल नहीं करते हो, आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो सिग्मा का, जो कि एन 0,1 लिखा है। इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने कोई एक पॉइंट सिग्मा लिया, उस सिग्मा को आप म्यू और सिग्मा से स्केल करके उसी पॉइंट में ले आओगे जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। इसको व्हाइट बोर्ड में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल, ये क्या खुल गया, इसको बंद करते हैं। हाँ, अब देखिए ये ऊपर दिया है, यहीं पे समझ लेते हैं कि ये जो दिया है ना, हमें यही करना है कि हम म्यू और सिग्मा से हम जेड जो निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि जब यहाँ से बैकवर्ड प्रोपगेशन होगा तो इनका हमें यूज करना है ताकि एक्स के वेट अपडेट हो सके। हमने सिंपल किया गया, एक सिग्मा लिया जिसको हमने यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला हुआ पॉइंट है। ठीक है, अब इस म्यू को सिंपल हमें करना क्या है, देखिए हमारे पास ये म्यू और ये सिग्मा तो ऑलरेडी है, ये देखिए हमने निकाल लिया है, और इनका हम यूज कर नहीं सकते जेड को सैंपल करने के लिए, हमने एक ट्रिक लगाई जेड निकालने के लिए।
जेड देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, जेड इक्वल टू ये जो सिग्मा तुमने निकाल लिया है एन से, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा का जो हमारे पास ऑलरेडी है, और उसमें ऐड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे बेसिकली म्यू से। तो ये जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑलरेडी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे समझो कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने लर्न किया है, ठीक है। इसका म्यू कुछ है, मान लीजिए ये म्यू है, और सिग्मा ये जो इधर की तरफ ये होता है सिग्मा। तो ये इसका सिग्मा की कोई वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जहां से अगर हम सैंपल करें तो हमारा जेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने म्यू जो है यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो मान लीजिए म्यू की वैल्यू यहाँ पे आई, तो इस म्यू को तो हमें इसके अंदर लाएंगे तभी काम बनेगा। तो हमने किया क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने म्यू से ऐड किया है, म्यू से ऐड किया यानी इसको हमने डिस्प्लेस किया है, आप ऐड कर रहे हो। तो इस तरह से म्यू की वैल्यू तो लर्न है, तो ऑफकोर्स वो वहीं पे ले जाएगी जहाँ पे ये खुद है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब उसको हमने स्केल कर दिया सिग्मा से, तो ये जो भी था इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वेरिएंस इंक्रीज हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी हमने स्केल एंड शिफ्ट किया, इसे स्टैंडर्ड टर्म है इसके लिए, स्केल एंड शिफ्ट। तो ये जो यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने म्यू निकाला था, इसको हमने स्केल एंड शिफ्ट किया और वापस वहीं पे ले आए जहां पे हमें जेड मिल रहा था। इसलिए किया हमने, क्योंकि अब ये क्या हो गया, म्यू और सिग्मा फ्री हो गया। अब ये डिफरेंशिएशन के टाइम बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जो सैंपल किया वो तो हमने सिग्मा की हेल्प से किया है, और सिग्मा को हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थर्ड टर्म है, इसका हमको यूज ही नहीं करने वाले। और ये सारा जैसे काम करते थे वैसे करेंगे, इनके वेट अपडेट हो जाएंगे और बैकवर्ड प्रोपोगेशन अच्छे से हो पाएगी। वही देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ, ये देखिए ये वही डायग्राम है। ये जो रेड वाले एरो आप देख रहे हो, यहाँ से बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो जाएगा और ये म्यू से निकल जाएगा पीछे की तरफ, और ये जेड में देखिए सिग्मा का भी यूज हो जाएगा, यहाँ से भी बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो जाएगा। और ये जो सिग्मा का आपने, सॉरी ये एप्सिलॉन का जो आपने टर्म जोड़ा था, ये एप्सिलॉन वाले टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, तो ये एज ए थर्ड नोड लगा रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, जब बैकवर्ड प्रोपोगेशन हम पाइटॉच का कोड लिखेंगे तो इसको बेसिकली हम लोग ग्रेडियंट इसका कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस इन दो का हम यूज करेंगे, और ये जेड को निकालने का तरीका है स्केल एंड शिफ्ट करके सिग्मा का, ताकि जेड निकल जाए। ये फॉर्मुला आप याद है कि इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कुछ बचा है क्या। अ, हाँ, ये तो अभी आपको बता दिया सिंपल कि इससे पहले क्या हो रहा था, बैक प्रोपोगेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने थर्ड टर्म जोड़ा तो ये वाले तो इनको यूज सैंपल के लिए यूज नहीं कर रहे थे, जेड और सिग्मा को, म्यू और सिग्मा को। तो ये जो एप्सिलॉन था इसका यूज हमें वैसे भी नहीं चाहिए था बैकवर्ड प्रोपोगेशन में, तो इसका हमने यूज कर लिया और यहाँ से हमारा बैकवर्ड प्रोपोगेशन होता है। इसे बोलते हैं रिपैरामीटराइजेशन फॉर्म। यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी थी, ये वाला डायग्राम देखिए, ठीक है। ये इसको पहले क्लियर करते हैं। हैं? अब देखिए, अभी तक हम लोग ने समझा उसे बोलते थे वीएई, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। उसमें मतलब एक छोटी सी चीज हम लोग जोड़ने वाले हैं वीडियो में, ताकि आपके एक साथ दो टॉपिक क्लियर हो जाए। इसे बोलते हैं कंडीशनल वीएई। कंडीशनल वीएई में क्या करते हो, हमने सब कुछ देखे समझ लिया, जैसे थ्री सिंबल हमको जनरेट करवाना है, ठीक है, डिकोडर से। तो लर्निंग के टाइम स्टार्टिंग में थ्री के साथ हम उसकी क्लास भी देने वाले हैं। जैसे ये इमेज किस क्लास को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड क्लास को, यानी इसका जो लेवल है वो थर्ड है, तो हम इसके इमेज के साथ यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम इसको भी देंगे, तो उसका लेवल को मॉडल लर्न करेगा। ये एक बहुत बड़ा लेटेंट स्पेस है, इसके अंदर से वो एनकोडर लर्न करेगा कि ये थ्री इमेज कहाँ पे होगी, और जब बाद में डिकोडर को हमें देना होगा कहाँ की, क्योंकि हमें थ्री जनरेट कराना है, तो यहाँ से सिंपल जो लर्न किया हमने डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से एक पॉइंट को सैंपल करेंगे, साथ में जो हमें नंबर जनरेट कराने वाले थ्री जनरेट कराना है, तो थ्री दे देंगे तो हमारा थ्री जनरेट हो जाएगा। अगर फ्यूचर में हमें फाइव जनरेट कराना होगा तो सिंपल बस हमें यहाँ पे फाइव दे देना होगा, और यहाँ से एक नई वैल्यू सैंपल कर लेगा और फाइव यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। तो सिंपल समझ गए आप। तो ट्रेनिंग के टाइम हम सिंपल एक लेवल और प्रोवाइड कराएंगे, इसे बोलते हैं कंडीशनल वे, क्योंकि थ्री क्या बोलता है, थ्री की ऐड हो जाने से एक कंडीशन यहाँ पे और इन्फोर्स हो रही है, इस वजह से इसे कंडीशनल वे ही बोलते हैं। बस इतना ही चेंज अब तक हमने जो समझा वही सेम रहने वाला है, वही सारा सिग्मा म्यू एप्सिलॉन वो सब यूज करेंगे जैसे समझा है। बस यहाँ पे एक लेवल साथ में प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग के टाइम, जिससे कि ट्रेनिंग के टाइम ही हम लोग कंडीशन दे सकें, और बाद में जिस इमेज हमें जनरेट करानी हो उसका नंबर हम लोग पास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लर्न कर चुका है थ्री के साथ, उसने डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया है। तो जब यहाँ पे हम थ्री देंगे और यहाँ से एक पॉइंट सैंपल होकर जाएगा, तो डिकोडर अपने आप समझ जाएगा थ्री कैसे जनरेट करना है, वो थ्री जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब इसको कोड स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग कोड एक पॉइंट और मेरे को याद आ गया, एक बार समराइज कर लेते हैं अब तक जो हम लोग ने समझा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला तो क्या है, तो जो सिंपल ऑटो एनकोडर्स थे, ठीक है, वो सिर्फ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए हेल्पफुल हो गए थे, साथ में इमेज को रिकंस्ट्रक्शन में, यानी अगर हम कैट देते थे तो डिकोडर के साइड से हम कैट जनरेट करना चाहते थे लेटेंट स्पेस रिड्यूस करके, और इसी को लॉस बैकवर्ड में हम सीखते थे, मतलब कुछ जनरेट नहीं करते थे, जो इमेज यहाँ से जाती थी वही वहां से निकल के हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटो एनकोडर्स का काम। अब सेकंड हमें पॉइंट क्या हम लोगों ने समझा था कि जो ऑटो एनकोडर्स था सिंपल वाला, उसमें जेड जो था कोई भी वैल्यू ले सकता था, क्योंकि इतने बड़े लेटेंट स्पेस में वो एक पॉइंट होता था, तो जेड कोई भी वैल्यू ले सकता था। लेकिन हम उसके जेड की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि हमें जेड का फिर यूज करना था डिकोडर को देने में, किसमें, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में। अगर हमें कुछ जनरेट कराना है तो जेड को हमें ऐसा उस डिस्ट्रीब्यूशन से लर्न करना होगा, ताकि जहां से बार बार हम सैंपल कर सकें बार बार। अगर इतने बड़े वेक्टर स्पेस में आपको एक पॉइंट होगा तो वो आप दोबारा से नहीं निकाल पाओगे डिकोडर को देने के लिए, इसलिए हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने लगे, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन से हमें म्यू और सिग्मा मिल गया तो वहां से हम चाहे जितने पॉइंट सैंपल करके ले लें डिकोडर के लिए। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि जेड को हमने कंट्रोल किया, कोई भी वैल्यू लेने नहीं दी, उसको स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन तक कंस्ट्रेन रखा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो वीआई में क्या था, जेड जो था कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं था, सिंगल वेरिएबल नहीं था, वो क्या हो गया, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बस सबसे बड़ा डिफरेंस ये समझिए, एक सिंगल पॉइंट ना हो गया, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जहां से म्यू और सिग्मा की हेल्प से सैंपल कर सकते थे पॉइंट्स को।
4 पॉइंट हम लोग समझा था कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सबका कोई ना कोई पैरामीटर जरूर होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू और सिग्मा होते हैं। ये टोटल समझी थी, ठीक है। अब कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेल पहले रन कर लेते हैं। बेसिक इंपोर्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। टॉर्च लिया हमने, टॉर्च डॉट एन लिया। फंक्शनल इसमें एडम ऑप्टिमाइजर वगैरह सब होता है। डेटा सेट्स बेसिकली डिजिट रिकॉग्नाइजर को लोड करने के लिए, ट्रांसफॉर्म टेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए, डेटा लोडर सिंपल बैचेस में डेटा वगैरह लोड करने के लिए, और पीएलटी कुछ प्लॉट्स वगैरह के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसमें जो यूज होने वाले हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको एक सेल में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाली सबसे पहले तो अपने डेटा को हमने कूडा में मूव करना है, उसके लिए एक डिवाइस वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग सिंपल लिखते हैं टॉर्च डॉट डिवाइस। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कि अगर कूडा अवेलेबल हो तो कूडा में हमारा डेटा सारा मूव हो जाए बाद में। ठीक, इफ टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज अवेलेबल। ठीक है, अगर तो अवेलेबल होगा तो हम लोग को अलॉट हो जाएगा, वरना सीपीयू में ही सारा काम हम लोग करेंगे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसी तरह से डिवाइस को मेंशन कर दिया जाता है। ठीक, अब सबसे पहले लेटेंट डायमेंशन क्या होने वाला है, जेड का बेसिकली जो आप बनाओगे तो वो आप डिसाइड करते हो। तो मान लीजिए हम 20 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगे हमें मालूम है, डिजिट रिकॉग्नाइजर में टोटल 10 क्लासेस होती हैं। ठीक है, सारे नंबर जो बेसिकली होते हैं 0 to 9 वो जनरेट करने होते हैं। तो यहाँ पे 10 हो गया नंबर ऑफ क्लासेस। उसके बाद बैच साइज आप क्या रखने वाले हो, बैच साइज हम लोग 128 रख लेते हैं। ट्रेनिंग के टाइम ये यूज होता है कितने के बैचेस में डेटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इमेज साइज क्या रहने वाली है, हम लोग को मालूम है डिजिटल रिकॉग्नाइजर में सारी इमेजेस जो होती है 28 बाई 28 की होती है। ठीक है, उसके बाद इमेज चैनल्स कितने होते हैं, इसमें सारी इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। ऑलरेडी आपको दिखाई था, ये देखिए सारी इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज चैनल, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग एक जगह पे डिफाइन कर लिया। अब यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम लोग ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक यूटिलिटी मेथड लिख लेते हैं जिसको हम लोग बाद में पास करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स डॉट टू टेंसर। ठीक, एक टेंसर में कन्वर्ट करने के पिक्सल्स को, वैल्यूज के पिक्सल काम आएगा। ठीक, अब सबसे पहले डेटा लोड कर लेते हैं। ट्रेन डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट्स, ऊपर देखें हम लोगों ने यहाँ पे डेटा सेट का ये लिया था ना टॉर्च विजन से, इसी से हम लोग डेटा लोड करने वाले हैं। तो डेटा सेट डॉट एमनिस्ट, क्योंकि कॉमन है यहाँ पे डॉट होगा, डॉट एमनिस्ट। एमनिस्ट, ठीक है, एमनिस्ट के अंदर ही हमारा डेटा है। अब उसके लिए आपको पहले रूट बताना होगा, रूट इक्वल टू स्लैश डॉट डेटा। ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा है। ट्रेन वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, इसके ट्रेन को हम लोग ट्रू करना होगा। डाउनलोड कर ही रहे हैं तो डाउनलोड को भी ट्रू करना होगा। साथ में ये जो ऊपर हम लोग ने ट्रांसफॉर्म को बताया था इसे अप्लाई करना पड़ेगा सब में। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ये हमारा ट्रेन डेटा सेट हो गया। उसके बाद ट्रेन लोडर, इसके लिए डेटा लोडर का यूज करेंगे, इसमें डी कैपिटल होता है। डेटा लोडर, इसके अंदर हम लोग ट्रेन डेटा सेट पास कर देंगे और बैच साइज बता देंगे। ये कहाँ हो गया, ट्रेन डेटा सेट कॉमा बैच साइज। ठीक है, बैच साइज हमारे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज कर दिया होगा, कहाँ गया, नहीं किया गया, ये रहा सॉरी। इमेज साइज यहाँ पे हम लोगों ने इमेज साइज बता दी। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर लिया, और शफल इसको ट्रू कर देते हैं ताकि सारी इमेजेस मिक्स होके आए। ट्रू, ठीक, ये हो गया। इसको रन कर लेते हैं। अब ये डेटा क्या करेगा, डाउनलोड करेगा बेसिकली, ट्रेन डेटा सेट में ले आएगा। उसके बाद हमने डेटा लोडर की हेल्प से बैचेस में डेटा लोड होगा। ठीक, ये यहाँ पे स्टेप हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हो ही गया, चलिए ठीक है। अब हमें वन हॉट एनकोड करना होगा, किसको, क्लासेस को। 0 to 9 क्लासेस होती हैं वैसे तो इसमें टोटल, और उनको वन हॉट एनकोड करना होगा। फिर एक मेथड बनाते हैं वन हॉट नाम से, इसके अंदर में लेबल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस हमें ऑलरेडी मालूम है, अगर यूजर नहीं पास करेगा तो हम लोग 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट वन हॉट इनपुट, वन हॉट, बस सिंपल यही लगा देना। इसके अंदर हम दो वैल्यू देनी होती है, लेवल्स की और नंबर ऑफ क्लासेस, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। और बाद में हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग यूज करेंगे जब लास्ट में लूप लिखेंगे ट्रेनिंग का, वहां पे लेवल्स को वन हॉट इनपुट करना होता है, इसको कॉल कर लेंगे सिंपल। ठीक, तो सारे यहाँ पे 3 स्टेप हो गए। अब मेन कोड आता है, यही मेन कोड है, इसके अलावा तो सारा हर बार आप पाइथन में जो ट्रेनिंग लूप यहाँ पे लिखोगे वो सेम ही रहता है। यहाँ पे जो मेन कोड आना है कंडीशनल वेरी का। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी समझा है यहाँ पे, ये पैरामीटराइजेशन बहुत ईजी बहुत है, लेकिन ये आपको एक बार इंप्लीमेंट करना होता है, म्यू और सिग्मा को निकालना बहुत ईजी है। अभी आप देखोगे समझ जाओगे, लेकिन ये सारे स्टेप को अब हम लोग को इंप्लीमेंट करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, तो कंडीशनल वीए के लिए सी वी ए दे देते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लोग को एन डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट किया, मॉड्यूल। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे सारे इसका। पहले इसके सुपर कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना होगा, लेकिन पहले इनिट लिखते हैं, इनिट। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली सिंपल आपको क्या पास हो जाएगा, सेल्फ कॉमा लेटेंट डायमेंशन हो जाएगा और कॉमन नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहला काम तो अपना सुपर कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर लेते हैं, किसका, सी वी ए कॉमा सेल्फ। ठीक है, डॉट इनिट। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले हमको जो लेटेंट डायमेंशन और ये नंबर ऑफ क्लास आए हैं इनको हम लोग वेरिएबल में ले लेते हैं, सेल्फ डॉट लेटेंट डायमेंशन इक्वल टू जो भी यहाँ पे पास हुआ है कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं साथ में, सेल्फ डॉट इसको भी कॉपी करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिट का सारा काम।
ठीक। अब हम लोग एनकोडर यहीं पे मेंशन कर देते हैं, सेल्फ डॉट एनकोडर। अब एनकोडर के अंदर क्या है, सिक्वेंशियल लेयर होगी, एन डॉट सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल, अब सिक्वेंशियल के अंदर में एक लीनियर लेयर लगानी होगी सबसे पहले तो, लीनियर। ये सब हम लोगों ने ऑटो एनकोडर में भी किया था, तो सिंपल आपको दिक्कत नहीं हो रही समझने में, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब देखिए लीनियर में सबसे पहले इनपुट क्या आने वाला है, ऊपर देखिए इमेज का क्या साइज था, 28 था, यानी 28 क्रॉस 28 की इमेज होती है। तो 28 क्रॉस 28 की इमेज फ्लैटन होने के बाद कितनी हो जाएगी, 28 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगी। ठीक है, अब साथ में आपको यहाँ पे देखिए हमने बताया था, ये कहाँ गया, ये देखें ऊपर, यहाँ पे बताया था हम लोगों ने कि इमेज के साथ जो कि 28 क्रॉस 28 की थी, उसके साथ हमको लेवल प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो लेवल कितने थे, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी, 10 होती है, तो वो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ही पास करनी होगी, प्लस प्लस नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, वो यहाँ पे साथ में हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, साथ में उसको हम लोग 400 डायमेंशन के वेक्टर में फिर कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रेलू लगा देंगे, रेलू। ठीक है, ये हो गई हम लोग की एनकोडर। इसके बाद ये जो वैल्यूज आपने देखी थी यहाँ पे, हाँ ये म्यू और सिग्मा, ये हमें कैलकुलेट करने होते हैं ना, म्यू और सिग्मा को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्फ डॉट एफ सी म्यू इक्वल टू, ये भी कुछ नहीं होता, सिंपल होता तो लीनियरली लीनियर है, करोगे तो आप इसको लर्न नहीं, तो इसमें भी लीनियर ले लगेगा। अब इसमें इनपुट क्या होगा, यहाँ से देखिए आउटपुट 400 का बन रहा है ना, तो वो इनपुट होगा इसके लिए, तो 400 कॉमा लेटेंट डायमेंशन, जिस डायमेंशन को हमें चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि हमें 20 डायमेंशन में चाहिए। ठीक, तो ये 20 डायमेंशन हो गया, कॉमा सेल्फ डॉट लॉग वेयर एफ सी डॉट। अभी आप सोच रहे हो लॉग वेयर क्या है, ये बेसिकली वेरिएंस है, लेकिन लॉग वेरिएंस इसको बोलते हैं, अभी समझाएंगे ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, बल्कि बता ही देते हैं आपको। जब इसका जो कंडीशनल वेरिएशनल ऑटो एनकोडर होता है, इसका जब आप लॉस कैलकुलेट करते हो तो सिंगल लॉस नहीं होता, इसके दो लॉस होते हैं। एक तो सिंपल आपको जो होता ही है रिकंस्ट्रक्शन का लॉस की, जो आपने इमेज जनरेट की वो कैसी है, पिक्सल बाय पिक्सल आप उसका देखते हो बेसिकली। और दूसरा होता है आपका कि केएल डाइवर्जेंस लॉस। इसमें क्या होता है कि आप इन्फोर्स करते हो, केएल डाइवर्जेंस एक तरह से रेगुलराइजर है, जो इन्फोर्स करता है कि आप जो लर्न करो डिस्ट्रीब्यूशन, वो पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा डाइवर्ज ना करे। तो उन दोनों बेसिकली केएल डाइवर्जेंस करते ही ये दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस को मैप करता है। तो वो इसीलिए हम यहाँ पे वहाँ पे लॉग वेयर का यूज होता है फॉर्मुला में, तो हम लोग सीधा लॉग वेयर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी यूज कर सकें। और लॉग वेयर से आप हम लोग को जो म्यू हो गया, हम लोग को तो सिग्मा चाहिए, यहाँ पे लॉग वेरियंस तो चाहिए नहीं, तो लॉग वेरियंस से सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं जब अभी कोड लिखेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, एक लाइन का कोड होता है। अब लॉग वेयर का हो गया, लॉग वेयर के अंदर सिंपल वही ऊपर जो हमने ये लगाया तो यही सेम लगेगा, कॉपी पेस्ट। ठीक, यहाँ पे भी 400 होगा और फिर लेटेंट डायमेंशन हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपना डिकोडर लिख लेते हैं। ठीक, एनकोडर हो गया, म्यू हो गया, वेरिएंस हो गया, अब हम लोग का डिकोडर होता है लेफ्ट डॉट डिकोडर इनपुट। ठीक है, अब देख डिकोडर इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, होगा तो इसमें भी यही जो यहाँ पे हुआ है कि नंबर ऑफ क्लासेस हमको साथ में भेजनी होंगी, साथ में हमको जो पॉइंट चाहिए होगा लॉग वेयर म्यू से निकल के आएगा, वो जाएगा डिकोडर इनपुट में। तो उसके लिए करते क्या है, एन डॉट लीनियर। अब देखिए लीनियर के अंदर हमें पता है एक तो लेटेंट डायमेंशन का वेक्टर आने वाला है, जो कि हम लोग म्यू और सिग्मा की हेल्प से निकालेंगे, वो हो गया। साथ में नंबर ऑफ क्लास तो यहाँ पे भी होगी ना, यहाँ पे आपको बताया था, फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए डिकोडर को भी देते टाइम एक तो ये देते हैं वेक्टर डायमेंशन का जो पॉइंट होगा ये, साथ में हमें लेवल देना होता है ना, तो वही यहाँ पे किया लेटेंट डायमेंशन और साथ में यहाँ पे लेवल बेसिकली, तो बेसिकली नंबर ऑफ क्लासेस जो कि 10 होती है। नंबर ऑफ क्लासेस क्यों दे रहे हैं, ताकि वो लर्न कर सके, शुरुआत में तो उसको 10 वैल्यू देनी होती है ना, कॉमा 400। अब उसके बाद डिकोडर लिखते हैं सिंपल अपना, ये तो इनपुट इनपुट हो गया डिकोडर का। अब डिकोडर इक्वल टू इसके अंदर भी एन डॉट सिक्वेंशियल। ठीक है, सिक्वेंशियल इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग रेलू अप्लाई कर देते हैं, रेलू अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्मूदर ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद अब वहां से जैसे हमने लीनियर लेयर लगाई थी, लीनियर लेयर यहाँ पे भी लगेगी एन डॉट लीनियर। इसके अंदर क्या आएगा 400, जो यहाँ से देखिए आउटपुट होगा इसका, वही यहाँ पे इनपुट बन जाएगा, तो ये हो गया 400 कॉमा। अब यहाँ से हम आउटपुट क्या चाहते हैं, वापस से हमको चाहिए वही इमेज, तो 28 क्रॉस 28 जितने पिक्सल थे वापस से वहीं पे आ गए। ठीक, ये हो गया। अब साथ में वापस से हम लोग सिग्मॉइड कर देते हैं, क्योंकि पिक्सल की जो रेंज थी वो 0 to 1 के बीच थी, तो वापस से हम लोग ने सिग्मॉइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ये हमारे सारे कोड हो गए। अब हमें खाली एनकोड डिकोड और इसके एनकोड डिकोड और साथ में इसके रीपैरामीटराइजेशन के कोड लिखना है। ठीक, मेथड लिखना सॉरी। तो एक मेथड बनाते हैं हम लोग एनकोड का, ये एनकोड के अंदर सिंपल सबसे पहले सेल्फ एक्स और लेबल्स, एक्स हमारी वो इमेज होगी और लेबल्स तो बेसिकली लेबल्स है। ठीक, और रन ही हो गया, ये अभी रन नहीं करना था, चलिए कोई नहीं। आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या एक्स में हमारा डेटा होगा, तो पहले हम लोग उसको फ्लैटिंग कर लेते हैं। फ्लैटिंग कैसे कर देते हैं, एक्स डॉट व्यू। अब एक्स डॉट जब आप साइज करके 0 करोगे, तो यानी इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ बैचेस, तो नंबर ऑफ बैचेस को रखो, बाकी सारा -1, यानी कि वो सारा अनफोल्ड हो जाएगा। ये आपको व्हाइट बोर्ड में समझा देते हैं, यहाँ पे ये है। तो हुआ क्या, जैसे कि कोई 64 बैचेस था इमेज का। ठीक है, 28 क्रॉस 20 की इमेजेस थी, और ब्लैक एंड व्हाइट तो 1 हो जाएगी। तो आपने क्या किया है वहां पे कि जो डायमेंशन एक्स डॉट साइज 0, साइज क्या है इसका, ये साइज है इसका,
इसका जीरो मतलब ये, तो इसको छोड़ दो, यानी 64 ऐसे ही रहने दिया, बाकी में -1 लिख दिया, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 को मल्टीप्लाई करो 720 कुछ अराउंड आएगा, इस तरह से हो जाएगा, सब फ्लैटन हो गया यहाँ पे। तो यही हम लोगों ने किया है। एक्स आ गया, इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू टॉर्च डॉट कैट। ठीक है, एक्स को साथ में उसके लेवल्स को। ऐसा क्यों किया अभी बताते हैं आपको। कॉमा डायमेंशन इक्वल टू 1, कॉलम 1 करने से मतलब होता है कॉलम वाइज, कॉलम वाइज हमने एक्स को लेवल्स को कॉन्कैट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तो यही जाने वाला है ना, कॉन्कैटनेट हो गई, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्कैटनेट कर लिया। ठीक, अब इसको हम लोग भेज देते हैं सेल्फ डॉट एनकोडर में, एनकोडर में इसी एक्स को भेज देते हैं। ये एक्स कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और कहाँ गया ना, यहाँ पे जाएगा। तो 28 प्लस 28 हो गया क्योंकि फ्लैट कर दिया हमने, और साथ में हम लोगों ने लेवल्स को कॉन्कैटनेट कर दिया, उसको हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस हो गए, तो हम लोगों ने पहले इसके लिए कोड लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एच हो जाए, इसको रिसीव कर लेंगे एच में। ठीक, ये हो गया। अब एनकोडर के बाद यहाँ पे डायग्राम देखते जाइए, यहाँ पे ये सारा एनकोडर काम हो गया, हमें मीन और सिग्मा ये हमें चाहिए होंगे, म्यू और सिग्मा सॉरी। तो इसके लिए हम लोग सिंपल काम कर सकते हैं, अगर एनकोडर लिख लिया है तो म्यू कैलकुलेट करते हैं कैसे। ऊपर हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है सेल्फ, सेल्फ डॉट ऊपर क्या था, एफ सी म्यू, ये था ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक, एफ सी म्यू के अंदर जो अभी निकल के आया ऊपर से वैल्यू एच की, ये पास कर देते हैं तो हमें म्यू मिल जाएगा। उसके बाद हमें लॉग वेर चाहिए होगा, लॉग वेर इक्वल टू सेल्फ डॉट, तो ऊपर हम लोगों ने ये लिखा था लॉग वेर, इसको ले लेते हैं यहाँ पे लॉग वेर, इसके अंदर भी एच पास कर देंगे। तो ये दोनों में म्यू और लॉग वेर हमें कैलकुलेट होकर आ गए। अब ये यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न म्यू कॉमा लॉग वेर, ये हमारा पूरा एनकोडर का पार्ट, एनकोड करने का पार्ट हो गया। ठीक है, अब उसको ऐसे करते हैं। हाँ, अब क्या करना है, एनकोडर एनकोड हो गया पूरा, ये पार्ट हो गया एनकोड। अब यहाँ से जेट सैंपल तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, उसके लिए हमें ये रिपैरामीटराइजेशन की ट्रिक लगानी होगी। इसको लिख लेते हैं जल्दी से, छोटा ही कोड है तो, रिपैरामीटराइज। ठीक है, सेल्फ कॉमा म्यू कॉमा लॉग वैर। इसके लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होती है ना, ये देखिए, म्यू चाहिए, सिग्मा चाहिए, बस म्यू चाहिए और ये वेरिएंस चाहिए, वही हो गया। ठीक, तो इसके अंदर जाते हैं। अब इस लॉग वेयर से आप बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालोगे, ये कलेक्ट कर देते हैं कोड, फिर आपको बताते हैं टॉर्च डॉट ई एक्स पी। ठीक, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही लॉजिकल है लेकिन फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है लॉग वेयर से। ठीक, तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, और एप्सिलॉन ये वाला, ये जो एप्सिलॉन था ये तो हमको सिंपल नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल कर लेना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। एप्सिलॉन इसको तो इसके लिए तो सीधे टॉर्च में मेथड ही आता है, रैंड एन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लाइक कॉमा एसटीडी, एसटीडी पास कर देंगे, हमें एप्सिलॉन मिल गया। अब बस सिंटर्म को रिटर्न क्या कर देना है, ये कहाँ गया फॉर्मूला, ये म्यू प्लस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, ये कर देना रिटर्न म्यू प्लस एप्सिलॉन इनटू सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन जो है। ठीक, इसको रिटर्न कर इतने करना। अब ये फॉर्मूला क्या है बेसिकली ये समझ लेते हैं, ये लॉग वेर से हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकाल लिया। अब ये देखिए, लॉग वेर को सबसे पहले हम लोगों ने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि लॉग वेर था हमारे पास, तो लॉग वेर था यानी वेरियंस था, तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ नहीं होता, अंडर रूट लेना है, तो जो वेरियंस था उसमें हमारा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। साथ में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, टॉर्च डॉट ई एक्स पी यानी ई टू द पावर कर दिया, यानी ई टू द पावर लॉग ऑफ सिग्मा और अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे सिंपली आप करोगे तो ये तो अंडर रूट से ये हो जाएगा, तो ई लॉग सिग्मा हो जाएगा, और ई लॉग सिग्मा की वैल्यू सिंपल सिग्मा होती है। तो इसलिए जो कर क्या रहे हैं, ये जो लॉग वेरियंस हमने निकाला था यहाँ से सिग्मा आने के कुछ नहीं, 0.5 जो मल्टीप्लाई कर देना ताकि अंडर रूट आ जाए, और ई टू द पावर कर देना ताकि सिग्मा हासिल हो जाए। तो ये स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, एनकोड हो गया, रिपैरामीटराइज हो गया, कहाँ गया, एनकोड हो गया, यहाँ पे सैंपल करने का भी काम हो गया, अब डिकोड करने का कोड लिखना है। तो डेफ डिकोड, इसके अंदर भी सेल्फ जाएगा, कॉमा जेड कॉमा लेवल से ले आएंगे। ठीक, अब देखिए जेड आया है तो फिर से इसमें हमें कॉन्कैटनेट करना पड़ेगा, आपको ये दिखाया था इमेज में। ये देखिए, जब जेड में डिकोडर में जाता है तो भी लेवल्स के साथ जाता है, तो कॉन्कैटनेट तो होगा। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, जेड इक्वल टू टॉर्च डॉट कैट, ठीक है, जेड कॉमा लेवल्स, ये हो गया, और डायमेंशन इक्वल टू कॉमा लगा के डायमेंशन इक्वल टू 1 करना पड़ेगा ताकि कॉलम वाइज, जीरो कर दोगे तो रो वाइज हो जाएगा, लेकिन हमें तो कॉलम वाइज कॉन्कैटनेट करना है तो वो कर दिया। एच इक्वल टू सिंपल डिकोड इनपुट, ऊपर हम लोगों ने लिखा था ये देखो, कहाँ गया ये, ताकि इसको मल्टीप्लाई होने के बाद 400 में इसको साइज किया जा सके। यहाँ पे हो जाएगा डिकोड इनपुट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जेड पास कर देंगे तो जो आउटपुट आएगा एच में ले लिया। अब बस यहाँ से ये रिटर्न कर देना है, सेल्फ डॉट डिकोडर एच डॉट व्यू -1, ताकि बैच अपने आप डिसाइड कर लेगा, एक चैनल हो जाएगा 28,28 का हमारा इमेज साइज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। लास्ट में बस एक फाइनल फॉरवर्ड लिखना है ताकि ये सारी कॉल किए जा सके, इतने मेथड हम लोग ने लिखे हैं अब तक। फॉरवर्ड, इसके अंदर हमारा सेल्फ इसमें भी होगा,
सेल्फ कॉमा एक्स कॉमा लेबल्स, ठीक। अब बस सारे एनकोड डिकोड और रीपैरामीटराइजेशन तीनों को हम लोगों ने वन बाय वन कॉल कर देना है। तो सबसे पहले सेल्फ डॉट एनकोड कॉल करेंगे, इसके अंदर एक्स जाएगा कॉमा लेबल्स जाएगा, ठीक है। देखिए एनकोड में दो ही वैल्यू तो ले रहा है, एनकोड में एक्स और लेबल, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एनकोड हमें दो वैल्यू रिटर्न करेगा, म्यू और लैग है, इसको लॉग वेरिएंस बेसिकली। इन दोनों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं कि यही रिटर्न होकर आने वाला है, ठीक है। तो जो यहाँ से निकल के आएगा उसे रीपैरामीटराइज करने के लिए भेजना है हमको, ताकि बैक प्रोपोगेशन हो सके बेसिकली। तो उसके लिए जेड में उसको रिसीव कर लेंगे, सेल्फ डॉट री, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। ये रीपैरामीटराइज, इसमें दो वैल्यू देनी होती है, म्यू की और लॉग वेर की, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पास कर देते हैं, ठीक। म्यू हो गया और लॉग वेर हो गया। अब देखें इसके बाद डिकोड करना, इनकोड हो गया, रीपैरामीटराइज हो गया। अब डिकोड करना है, इसको हम लोग रेकॉन में ले लेते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हो आप, सेल्फ डॉट डिकोड जी कॉमा लेबल्स, ठीक। ये हो गया, इनको रिटर्न कर देते हैं बस, रेकॉन दे दिया, म्यू और लॉग वेरिएंस, इन तीनों को रिटर्न कर देते हैं। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, पक्का इसमें कोई टाइपो तो होगा ही, उसको सही करेंगे। टॉर्च डॉट एन एन हैज नो एट्रीब्यूट मॉड्यूल, टॉर्च डॉट एन एन, यहाँ पे एन हम लोग ने स्मॉल बनाया है, एम को कैपिटल होगा। आप रन करते हैं, अभी रन हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे का कोड लिखते हैं, ये सारा कोड वही, बस मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन सारे ऐड कर दिए, ठीक है। आपको बाद में जब नोटबुक शेयर करेंगे तो पढ़ने में सारी हेल्पफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं अपना लॉस डिसाइड करते हैं। अब देखिए लॉस के लिए ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी है। बस एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जाता है केएल डाइवर्जेंस का, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। केएल डाइवर्जेंस के बारे में और पढ़ना है, इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, तो आप कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में, क्योंकि इसके डेरिवेशन को हम यहाँ पे कवर नहीं करें। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी तो आप जानते ही हो, यहाँ पे लॉस देखने के लिए पिक्सल बाय पिक्सल, ये तो आपका हो गया। रिडक्शन माने सम कर रहे हो आप ऑल द ओवर द बैच ऑल द फ्रेम्स, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी मालूम है। केएल डाइवर्जेंस सिंपल दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच के डिफरेंस के लिए कैलकुलेट होता है, तो इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन आप देख सकते हो। तो इन दोनों जो लॉस होते हैं इनको हम लोग ऐड कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं कि यही हमारा लॉस फंक्शन है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का लॉस साथ में केएल डाइवर्जेंस का लॉस दोनों को रिड्यूस करना, ठीक। ये फॉर्मूला तो बेसिकली वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने केएल डाइवर्जेंस का, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक। इसको रन कर लिया। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का वही अपना लूप, तो हर बार हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले मॉडल इक्वल टू सी, एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो सेम बार बार आप वही लिखते हो, तो ये छोटा सा कोड है और यही आप हर बार लिखते हो, तो पाइटॉर्च में कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हो, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यूज कर लिया डायरेक्ट। सबसे पहले तो कंडीशनल वी की ये जो हमारी पूरी क्लास थी, ये वाली, इसको हम लोग ये सारा कोड रन करने के लिए इसको लेटेंट डायमेंशन नंबर ऑफ क्लास को टू डिवाइस हमने जीपीयू मूव करा दिया, मॉडल नेम दे दिया, ठीक है। अब हमारा ऑप्टिमाइजर हमने डिसाइड किया है, वो यहाँ पे मॉडल डॉट पैरामीटर्स और उसका वैल्यू बेसिकली 10⁻³ यहाँ पे लर्निंग रेट हो गया, तो ये हमारा ऑप्टिमाइजर होगा जो हमने ऑप्टिमाइजर में ले लिया। 100 इपॉक्स की हम लोग ट्रेन करेंगे, मॉडल डॉट ट्रेन करने से जो होता है वो मॉडल बेसिकली ट्रेनिंग मोड में हो जाता है। नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए लूप चलाएंगे वन बाय वन, जैसे आप करते हो। देखो यहाँ से कुछ है नहीं स्पेशल समझाने लायक, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। टोटल लॉस को एक वेरिएबल बना लेते हो, ट्रेन लोडर से डेटा बैचेस में लोड होकर आएगा, इमेजेस में इमेज आ जाएंगे, लेवल्स में उसके लेवल्स आ जाएंगे। इमेजेस को आप तुरंत टू डिवाइस यानी जीपीयू मूव कराते हो, लेकिन लेवल्स को आप डायरेक्ट मूव नहीं करा सकते, पहले आपको वन हॉट एंड कोड करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक मेथड लिख रखा है, ये वन हॉट एंड कोड, ये सारा वन हॉट एंड कोड होगा फ्लोट में, ठीक है। उसके बाद हम इसको जीपीयू मूव कराते हैं, क्योंकि इमेजेस और लेबल्स दोनों एक ही जगह होनी चाहिए जीपीयू में, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने जीरो ग्रेड, क्योंकि लूप बार बार चलेगा ना, तो जब यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद दोबारा आएगा तो वो वही वाले ग्रेडियंट्स दोबारा यूज ना हो जाए, इसलिए पहले ग्रेडियंट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो जीरो ग्रेड से क्लियर कर दिया। अब मॉडल में हम लोग बेसिकली अपने इमेज लेवल वन हॉट एंड कोडेड वाले भेजते हैं, तो हमें तीन चीजें रिटर्न होती है, रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली इमेज, म्यू और लॉगवेयर। लॉस फंक्शन में यही हम लोग भेज देते हैं, तो हमारा लॉस आपको यहाँ पे दिखाया था, केएल डाइवर्जेंस को बाउंड्री क्रॉस एंट्रोपी का दोनों को ऐड होकर टोटल लॉस यहाँ पे लॉस में आ जाता है। अब लॉस डॉट बैकवर्ड करने से क्या होता है, सारे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। ऑप्टिमाइजर डॉट चेक करने से क्या होता है, वापस से सारे जो आपने ग्रेडियंट्स कैलकुलेट किए हैं वो बैक प्रोपेगेट होते हैं, अपडेट हो जाते हैं, और लॉस में हमने टोटल लॉस ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस लूप के जब बाहर आप एंड में आओगे, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपने एवरेज लॉस निकालने के लिए टोटल लॉस को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ जो भी ट्रेन लोडर के अंदर वैल्यू थी, लेंथ थी, और ये हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, ताकि टोटल आप 100 इपॉक लिए कर रहे हो, तो मॉड्यूलो 10 यानी हर 10th इपॉक और स्टार्टिंग के जीरो का इपॉक आपको यहाँ पे एवरेज लॉस दिखता रहेगा, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक। इसको हम लोग रन करते हैं। ऑफकोर्स लेटेंट डायमेंशन इज नॉट डिफाइंड, लेटेंट डायमेंशन कहाँ पे, ये लेटेंट डायमेंशन बेसिकली हम लोग यहाँ पे LATNT करना था, ठीक है। इसको रन करते हैं, सारी एक बार कोड फिर से रन कर लेते हैं। ये बेसिकली लिखा हुआ, थोड़ा सा उसको पढ़ लेना, वही जो समझाया उसी के बारे में, VAE और AE के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। ये सब आप मॉडल को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 100 इपॉक है, थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, तब तक हम लोग काम करते हैं, आगे का कोड या तो लिख लेते हैं, ठीक। स्टार्टिंग हो गई इसकी ट्रेनिंग की, 100 इपॉक्स तक टोटल ये चलेगा, तब तक ये ट्रेन हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद से हम लोग ऐसे कोई बेसिकली एक नंबर देंगे और सीधे वो इमेज जनरेट कर देगा उस नंबर की, 4 देंगे तो 4 जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट कैसे कराना है, उसके लिए एक मेथड लिख लेते हैं, डेफ शो जनरेटेड डिजिट, ठीक। इसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली मॉडल दे देंगे, और जो डिजिट
प्रिंट कराना है वो दे देंगे। तो मान लीजिए हम 4 कराना है तो 4 पास कर, डिफॉल्ट 4 रखते हैं, बाकी यूजर जो देगा वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक। अब इसके अंदर सिंपल क्या है, मॉडल को यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएशन के लिए यूज करें तो मॉडल डॉट इवैल कर देते हैं ताकि ग्रेडियंस फालतू में कैलकुलेट ना हो। ठीक है, विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड कर देते हैं ताकि प्रिकॉशनरी, ताकि ग्रेडियंस कैलकुलेट ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च डॉट रैंड एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक लेटेंट डायमेंशन का वेक्टर सैंपल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 डिवाइस कर दिया ताकि जीपीयू मूव कर जाए। ठीक है, एक सैंपल कर लिया जेड को। अब हमें लेवल भी देना होता है, तो लेवल्स इक्वल टू 1 हॉट करना होगा सबसे पहले, तो 1 हॉट। इसके लिए हमें देना होता है किसको करना है, डिजिट को। टॉर्च डॉट पहले तो उसको टेंसर में कन्वर्ट करो। ठीक है, वो डिजिट जो था। अब नंबर ऑफ क्लासेस भी बतानी होगी, तो उतने ही साइज का, क्योंकि 1 हॉट एनकोड होगा, नंबर ऑफ क्लासेस भी बतानी होगी। ठीक। अब ये हो गया, नंबर ऑफ क्लासेस हो गई, यहाँ पे 2 डिवाइस, यहाँ पे एक ब्रैकेट ज्यादा है, ये यहाँ पे होगा ये। ठीक, नंबर ऑफ क्लासेस डॉट टू डिवाइस। ठीक है, इसको हम लोग जीपीयू मूव करा दिया। अब हमारे जनरेटेड जो इमेज आएगी इक्वल टू मॉडल डॉट डिकोड डॉट जेड पास कर दिया और लेवल पास कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हमारा जेड और लेवल पास कर देंगे तो मॉडल हमें जनरेट करके इमेज दे देगा, जो कि सीपीयू में मूव करा देंगे, जनरेटेड आ गई। अब इसको हम लोग को सिंपल आई एम शो से शो कराना है। आई एम शो जो इमेज आई है जनरेटेड जीरो वाली, ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे, हाँ, जनरेटेड जीरो डॉट स्क्वीज, ताकि एक्स्ट्रा डायमेंशन जो 1 ऐड होता है वो हट जाए। स्क्वीज कॉमा सी मैप इक्वल टू ग्रे, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आएगी। ठीक है, इसको कोट के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे पी होगा, सी मैप होता है। ठीक है, इसके एक्सिस को हम लोग ऑफ कर देते हैं, पी एल टी डॉट एक्सिस को ऑफ कर देते हैं ताकि जो साइड में नंबर्स लिख के आते हैं वो नंबर लिख के ना आए। साथ में पी एल टी डॉट शो कर दिया ताकि इमेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक, तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है, अब इसको ट्रेनिंग को चलने देते हैं। अब देखिए ट्रेनिंग ऑलरेडी लॉस घट रहा है 162 102, धीरे धीरे लॉस घटता जाएगा जितने इपॉक में आप ट्रेन करो। अब देखिए ट्रेनिंग में काफी इसमें टाइम लग रहा है, तो मेरा ऑलरेडी एक ट्रेन नोटबुक पड़ी हुई है, उससे मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। बाकी कोड सारा हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, हम लोग कोड सीधे चेक कर लेते हैं मेरे गिटहब पे। तो ये वो नोटबुक है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये देखिए पूरी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 162 से लॉट घटता हुआ 95 के अराउंड आ गया। आप इसको फर्दर मोर इपॉक्स के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक, ये देखिए ये हमने ट्रेनिंग का कोड लिखा। जब आप इसको कॉल करते हो डिजिट 4 से, तो उसने आपका 4 जनरेट कर दिया। आप 3 से कॉल करोगे तो 3 जनरेट कर देगा। ठीक, तो यही नोटबुक थी। तो आप इसके ट्रेनिंग की इपॉक्स बढ़ा सकते हो, यहाँ पे इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा स्पेस है। ठीक है, तो आई होप करते हैं आप इसको खुद से ट्राई करोगे। इसके यहीं पे थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं, रिपैरामीटराइजेशन वगैरह। बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, लीनियर या सिक्वेंशियल वाला। ठीक, तो इसको आप खुद से ट्राई करो और खुद से कुछ मॉडल कोई दूसरे डेटा सेट में अप्लाई करो, कुछ जनरेट करने का ट्राई करो। थैंक यू गाइस।